वर्तमान में हमारी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका सत्ता गिरोह के ऐसे एजेंडे पर काम भी करने लगी है जो दरअसल संविधान की मूल भावना के खिलाफ। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका पर वो छूट जाते और सोमवार के दिन दोबारा सुनवाई होने की जो बात उन्होंने कही थी चंद्रचूड़ साहब ने कि इतनी बहुत जी। अर्जेंसी नहीं है, 2 दिन बाद बैठ लीजिएगा। तो मुझे लगता नहीं है कि साईं बाबा या बाकी 6 के 6 लोग जो भी छूटे थे वो देश छोड़कर भागने वाले थे या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। 2 दिन का सवाल था, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं और वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि न्यायपालिका कुछ भी कर ले, हम अपने काम को पूरा तरीके से करके रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने छुट्टी के दिन वो पीठ गठित की, खंडपीठ। तो न्यायपालिका को बाकायदा जिसको कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल किया जा चुका है और उससे वही काम करवाया जा रहा है जैसा कि इस केस में जीएन साईं बाबा मामले में पूरी तरीके से जाहिर हो गया है। हाल ही में हाई कोर्ट से जीएन साई बाबा को, महाराष्ट्र हाई कोर्ट से जीएन साई बाबा को सभी मामलों में बरी किया गया था। उस मामले में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दरवाजा खटखटाया। होने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये गेंद जो है वर्तमान चीफ जस्टिस जो है यूयू ललित के पाले में छोड़ दिया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में एक नई बेंच का गठन किया गया और मामले की सुनवाई की गई। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि दिमाग ही सारे झगड़े की जड़ है, शारीरिक विकलांगता मायने नहीं रखती। ऐसे ही कई मामले में दिमाग की जो उपज होती है वो क्या क्या खेल करती है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट हर मामले में दिमागी शैतानियों को इसी तरह देखता है? सोहराबुद्दीन का मामला हो या संगीत सोम का मामला हो, कई ऐसे मामले हैं, बिल्किस बानो का मामला हो, इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट की क्या नीति रही है, इस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे बादल सरोज से। बादल सरोज हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, कॉलम्स लिखते रहते हैं, चीजों को बताते हैं। तो मैं उनसे सीधे मुखातिब हो रहा हूँ, बादल सरोज जी से, और सीधे जानने की कोशिश करता हूँ आखिर ये मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट किस नीति पर काम कर रही है, या फिर वो एक पैटर्न को देख ली है जो सत्ता के साथ है उसके हिसाब से ही जजमेंट देना है, उसके इर्द गिर्द ही जजमेंट देना है। सर, आखिर मामला क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आमतौर से ये जो सत्ता के जितने भी अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका वगैरह वगैरह, ये सारे लोग एक ही एजेंडे पर काम करते हैं मोटे तौर पर। और वो एजेंडा होता है कि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाना है या जो सरकार में बैठे हुए जो वर्ग है उनके लिए काम करना। लेकिन हमारा ये मानना है कि 2014 के बाद स्थितियों में एक गुणात्मक परिवर्तन आया और वो गुणात्मक परिवर्तन ये है कि अब वो संविधान में जो थोड़ी बहुत लोकतांत्रिक या लाशर्म बची थी उसको पूरी तरीके से त्याग कर वर्तमान में हमारी जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका सत्ता गिरोह के ऐसे एजेंडे पर काम भी करने लगी है जो दरअसल संविधान की मूल भावना के खिलाफ। ये जी। फैसला उसका उदाहरण है। हमारे देश में संवैधानिक मान्यता ये है कि कोई विदेशी नागरिक भी अगर चाहे तो अपने लोकतांत्रिक और मानवाधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और भारत का संविधान उसके लिए भी मानवाधिकार को बिल्कुल सुनिश्चित करता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में लोगों को जेल में रखा जाना चाहिए। अगर उनकी जमानत संभव है तो उनको जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से खास तौर से और पिछले कुछ वर्षों को अगर हम देख लें तो बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आचरण किया है, जिसकी एक मिसाल ही है। आपने जो जिक्र किया मैं उसकी विशेषता आपके सामने लाना चाहता हूँ। जी। जी। विशेषता ये कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका पर वो छूट जाते और सोमवार के दिन
दोबारा सुनवाई होने की जो बात उन्होंने कही थी चंद्रचूड़ साहब ने, कि इतनी बहुत जी। अर्जेंसी नहीं है, 2 दिन बाद बैठ लीजिएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि साईं बाबा या बाकी 6 के 6 लोग जो भी छूटे थे वो देश छोड़कर भागने वाले थे या कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली थी। 2 दिन का सवाल था, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं, और वो मैसेज ये देना चाहते हैं कि न्यायपालिका कुछ भी कर ले, हम अपने काम को पूरा तरीके से करके रहेंगे। और इसके लिए उन्होंने छुट्टी के दिन वो पीठ गठित की, खंडपीठ। दूसरी बात ये कि ये जो सूत्र वाक्य बोला गया है, ये सूत्र वाक्य 1998 में एक फिल्म आई थी सत्या, उस सत्या का सूत्र वाक्य है, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। ये कहां पे हम लोग रह रहे हैं? हम दिमाग को बंद करना चाहते हैं, दिमाग को कुंद करना चाहते हैं, दिमाग को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग से ही सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मुझे नहीं लगता कि जज साहब ने भारतीय संविधान को पूरी तरीके से पढ़ा होगा। भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में इस बात की गारंटी की गई थी कि दिमाग ही सकारात्मक तरीके से रच सकता है। इसलिए इस तरीके का वातावरण बनना चाहिए जिसमें सारे लोगों को अपने मस्तिष्क का विकास करने का मौका मिले। ये बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी थी जिसे मैंने अपने आर्टिकल में भी लिया था, और जिसकी निंदा सब लोगों को करनी चाहिए। ये चिंताजनक फैसले हैं, बहुत चिंताजनक फैसले। खास करके 2014 के बाद से बुद्धिजीवी वर्ग या फिर एकेडमिशियन की बात करें तो उन पर बहुत ज्यादा आक्षेप हुए हैं, सरकार उन पर बहुत ही ज्यादा उग्र हुई है। और कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो आज भी जेल में बंद है। उन पर आरोप लगा है अर्बन नक्सलवाद। क्या है अर्बन नक्सलवाद? और चीजों को सरकार जो है मानसिक विचारों को कैसे उस पर पाबंदी लगाएगी? देखिए, ये जो सरकार है, पहली बात तो अपन इसको मोदी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक सीमित न रखें। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है, और उसकी स्पष्ट मान्यता रही है, लिखा पढ़ी में ये मान्यता रही है कि सोचने समझने वाले बुद्धिजीवी, ये सारे के सारे लोग चूंकि उनकी पोल असलियत खोल सकते हैं, इसलिए आप 4 साल बाद, 3 साल बाद आरएसएस को स्थापित हुए 100 वर्ष हो जाएंगे। इस देश में एक भी बुद्धिजीवी, एक भी ढंग का कवि, एक भी ढंग का विचारक, एक भी ढंग का अभिनेता, एक भी ढंग का रचनात्मक सर्जनात्मक काम में लगा हुआ व्यक्ति आरएसएस के खेमे में इस पिछले 100 वर्षों में नहीं हुए। उन्हें मालूम है कि जब भी बुद्धि और विवेक से काम लिया जाएगा, तो बुद्धि और विवेक से काम लेने वाले व्यक्ति कभी भी आरएसएस की आइडियोलॉजी को सही नहीं बताएगा, वो उसकी आलोचना करेगा। इसलिए उन्हें बुद्धिजीवियों से चुना, उन्हें केवल बुद्धिजीवियों के वर्तमान बुद्धिजीवियों से चुन नहीं है, वो आने वाले दिनों में कोई बौद्धिक विमर्श करने की क्षमता वाला व्यक्ति पैदा न हो, इसको भी पक्का करने में लगे हैं। विश्वविद्यालयों पर हमले कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रहे हैं, उनके कोर्स में ज्योतिष को, मध्य प्रदेश में मैं बैठा हुआ हूं अभी, मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जिसमें 50 एकड़ से ज्यादा की जमीन गोबर और गौमूत्र पर शोध करने के लिए दी गई है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। उन्हें ये पढ़ाया या जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला जो पत्रकार था वो नारद मुनि थे, जिनके आचरण के बारे में अपन लोग जानते हैं। तो वो इस तरीके से लोगों की बुद्धि को कुंद कर देना चाहते हैं, केवल आज की नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की भी। इसलिए उनको बुद्धिजीवियों से डर लगता है, उन्हें मुक्त प्रेस से डर लगता है, उन्हें ऐसी बात करने वाले लोगों से डर लगता है जो ये कहे कि नहीं भाई, ये तर्क के आधार पर या तथ्य के आधार पर ये ठीक नहीं है। और ये बड़ा आक्रामक रूप से इस बात को वो लागू कर रहे हैं। चंद बुद्धिजीवियों की जेल में रहना एक वानगी है, लेकिन विश्वविद्यालयों को हमेशा के लिए बंद कर देना और उनको उत्पात की जड़ बताना, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो एएमयू हो, चाहे वो हैदराबाद हो, ये बड़े विश्वविद्यालय हैं, लेकिन बाकी विश्वविद्यालयों के प्रति भी उनका रवैया यही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पिछले 15-20 दिन से लोग बाग विद्यार्थी वहां के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि वहां की फीसें इतनी बढ़ा दी गई है कि लोग कभी उसमें पढ़ने के बारे में सोच भी न पाए। उनका बौद्धिकता पर हमला है, क्योंकि उन्हें बौद्धिकता से डर लगता है। खास करके आरएसएस की सरकार का है या मोदी जी की सरकार का है, जो लेफ्ट विंगर यूनिवर्सिटी है, जो लेफ्ट को सपोर्ट करते हैं, जिनकी विचारधारा लेफ्ट से मिलती जुलती है,
उन पर आक्रामक रही। और दूसरी बात ये रही कि अगर आप जीएन साई बाबा से ही बात करें तो जीएन साई बाबा से इतना खौफ क्यों खाती है मोदी सरकार? देखिए, ये भी एक सरलीकरण है कि वर्तमान सरकार चूंकि वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से वामपंथ के खिलाफ है, इसलिए वो वाम के विचार वाले विश्वविद्यालयों पर खास तौर से हमला कर रही है। बिल्कुल नहीं, वो केवल वाम के खिलाफ नहीं है, वो विचार की उस परंपरा के खिलाफ है जो परंपरा इस देश में हमेशा से मौजूद रही। वो परंपरा गौतम बुद्ध की परंपरा है, जिन्होंने ये कहा था कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो पहले से चली आई है, बल्कि किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है। कुछ भी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किताब से सीखो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसका विश्लेषण करने का काम करो। गौतम बुद्ध तो वामपंथी नहीं थे। डॉक्टर बिल्कुल। अंबेडकर पर हमले जो हो रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर तो उस तरीके से राजनीतिक वामपंथ नहीं थे, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर पर भी हमले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जो यथास्थिति है उसको चुनौती देते हैं। और ये जो मौजूदा गिरोह है, मौजूदा गिरोह केवल यथास्थिति को कायम नहीं रखना चाहता, बल्कि वो औपचारिक रूप से, और इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि वो औपचारिक रूप से इस देश में एक खास तरीके की शासन प्रणाली लाना चाहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर साहब ने इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि मेरे हिंदुत्व का हिंदू धर्म की परंपराओं से या रीतियों से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा हिंदुत्व एक खास तरीके की शासन प्रणाली है। और वो खास तरीके की शासन प्रणाली क्या है? ये सावरकर साहब ने भी लिखा, गोलवलकर साहब ने भी लिखा, आरएसएस ने बाबा साहब अंबेडकर जिस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उसको दिए गए ज्ञापनों में भी कहा। और वो ये है कि हमें किसी तरीके का संविधान, समता, लोकतंत्र, बराबरी वगैरह वगैरह नहीं चाहिए। हमारे देश में 5000 साल पुराना एक संविधान मौजूद है जिसका नाम है मनुस्मृति। उसके आधार पर राज चलना चाहिए। तो अगर मनुस्मृति को वो लाना चाहते हैं तो यहाँ मसला केवल वामपंथ नहीं है। मसला पिछले 1.5-2 हजार साल में खास तौर से जितना भी जो जड़ता को तोड़ने के लिए जो हमले हुए हैं, चाहे वो कपिल ने किए हो, कणाद ने किए हो, बुद्ध ने किए हो, महावीर ने किए हो, बाबा साहब ने किए हो, चाहे वो हम पूरे शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया हो, इन सारी चीजों को वो खत्म करना चाहते हैं। सुधार की, सामाजिक सुधार की सारी भावनाओं को वो कहते हैं कि ये वामपंथ है। इसलिए ये हमला दरअसल पूरे भारत की उस समझदारी पर हमला है जिसकी वजह से हम भारत बने। इसलिए केवल वामपंथ तक सीमित करना उसको ठीक नहीं है। ये 5 अक्टूबर को क्या हुआ दिल्ली में? क्या हो रहा था? राजरत्न अंबेडकर, बाबा साहब के प्रपौत्र, उसको पढ़कर सुना रहे थे जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लिखी थी और ली थी। ये प्रतिज्ञा है, ऐसी प्रतिज्ञा है जिनको बाकायदा वहां पर एक स्तंभ पर नागपुर की दीक्षा भूमि पे लगा हुआ है, जहां पर अभी नितिन गडकरी साहब चरण स्पर्श करके आए थे, जहां पर इनके सारे नेता राजनीतिक रूप से लोगों को गुमराह करने के लिए जाते रहते हैं। वो प्रतिज्ञाएं पढ़ी जा रही थी और केजरीवाल ने एक मंत्री से इस्तीफा ले लिया और उस मंत्री के यहाँ बार बार पुलिस जा रही है। ये भी हिंदू द्रोह का काम हो गया, ये भी देशद्रोह का काम हो गया। जबकि भारत में इस तरीके की परंपरा मौजूद रही है, आज भी है, जहां पर हम अपने ईश्वरों का, तथाकथित भगवानों का भी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ये पूरे के पूरे उस खुले पैटर्न को बदल देना चाहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भारतीय है ही नहीं। इनका गणवेश भारतीय नहीं, इनके संगठन का विचार भारतीय नहीं, इनके जो काम करने की जो शैली है वो भारतीय नहीं, इनकी जो बर्बरता है वो पिछले 7,500 साल में भारत में कहीं नहीं मिलती। तो ये खुद भारतीय नहीं है, इसलिए इनको भारत में जो भी सकारात्मक है वो अच्छा नहीं लगता, उसको वो समाप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों का या राजनीति से ओत-प्रोत संगठनों का तो अपना एक एजेंडा होता है, उस पर वो काम करते ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की और न्यायपालिका की अगर बात करें तो एक ही तरह के अपराध में अलग अलग तरह की सजाएं कैसे हो जाती हैं? क्या वो सजाएं संविधान द्वारा प्रदत्त आईपीसी से नहीं होती हैं या केवल जज के मानसिक स्थिति पर वो सजाएं तैयार की जाती हैं? देखिए, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने गुरमीत राम रहीम की पैरोल की बात की है और वो पैरोल पर क्या कर रहे हैं? वो बाकायदा मीटिंग्स करके पंचायत के चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके बाकायदा वीडियोज मौजूद हैं।
अखबार की खबरें हैं कि वो जो मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या संदेश अपने लोगों को दे रहे हैं, जहां पर विवाद है जिन जिलों में वहां के प्रत्याशियों को बुलाकर उनके काम को सुलटा रहे हैं। पैरोल काय के लिए दिया जाता है? मैंने 3.5 साल जेल में काटी है राजनीतिक आंदोलन में, वीसा सहित। पैरोल दिया जाता है घर में कोई आपदा आ गई हो, कोई बीमार पड़ गया हो, आप बीमार पड़ गए हो, बाहर जाना बहुत आवश्यक है। पैरोल के शर्तें हैं और उन पैरोल की शर्तों पर ये गुरमीत राम रहीम साहब को कितनी बार पैरोल दिया गया ये मैंने लिखा ही है उसमें। ये पैरोल लेकिन जैन साईं बाबा को उनकी मां के देहांत के बाद नहीं मिलता। ये पैरोल बरवर राव साहब को नहीं मिलता। ये पैरोल स्टैन स्वामी जी की मौत हो जाती है, उनको खाना खाने में भी दिक्कत है, उनको नहीं मिलता। इसलिए ये जो पैरोल वाला काम है, ये पैरोल केवल गुरमीत राम रहीम या इन अपराधियों तक ही सीमित नहीं है। अभी 14 अक्टूबर को गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया बिल्किस बानो केस में, और उस एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि 11 में से 10 लोग ऐसे हैं जो 1000 दिन से ज्यादा पैरोल पर रहे, और एक सज्जन है जिनका नाम है रमेश चांदना, वो 1576 दिनों तक पैरोल पर रहे, और एक सज्जन जो 11 में से मतलब 11वें है वो 998 दिनों तक पैरोल पर रहे। तो वो अभी छूटे हैं यही बात नहीं है, बल्कि वो लगातार पैरोल पर है। और पैरोल, और अभी इन्होंने कहा है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात हम लोगों ने भी कही है कि ये कह रहे हैं कि उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको छोड़ा गया। उनमें से एक सज्जन है, जो सज्जन जब पैरोल पर छूट कर गए थे तो उन्होंने एक स्त्री के साथ छेड़खानी की थी जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था। तो वो जो पैरोल पर निकलने के बाद भी उसी तरीके का आचरण करता है, उसको भी रिहाई दे दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना शेष है, उनकी ये टिप्पणी थी कि पैरोल किसी बलात्कारी या हत्यारे को पैरोल नहीं दी जाएगी, ये कहाँ लिखा हुआ? वो जो रबीशन जिसको कहते हैं वो नहीं दी जाएगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक माइंड सेट होता है। आप उदाहरण देख लीजिए 1950 के बाद से लेकर आज तक जितने लोगों को मृत्युदंड दिया गया है, उनका सोशल प्रोफाइल क्या है, उनका इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है। 99% लोग ऐसे हैं, उनके अपराध क्या थे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जो या तो दलित थे या आदिवासी थे या तथाकथित पिछड़ी जातियां जो दरअसल वर्णाश्रम के हिसाब से केवल शूद्र जातियां होती हैं उनके थे, या गरीब लोग थे। किसी रईस व्यक्ति को, किसी करोड़पति को, किसी बड़ी जाति के व्यक्ति को अपवाद स्वरूप कहीं हुआ हो तो हो, वरना उसको मृत्युदंड नहीं हुआ। सजाओं का चार्ट देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि मुझे 3 जेलों में रहने का अवसर मिला। आप देख लीजिए जो कहानियां आपको मिलती हैं जेल में जाके, आपको वही लोग मिलते हैं जो वंचित समुदाय के लोग हैं, जिनके पास पैरवी करने के लिए कोई बड़ा वकील नहीं है, जिनके पास जज को सेट करने के लिए कुछ नहीं है। और उसी तरीके से आप जजेज का प्रोफाइल देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, हाई कोर्ट के जजेज का। तो जाहिर सी बात है कि एक माइंडसेट, एक कंडीशनिंग करती है इंडियन सोसाइटी, और वो कंडीशनिंग में ये बात बताई जाती है कि कुछ लोग तो जैसा कि कहा, वो बिल्किस बानो के अपराधियों की रिहाई के बाद वहां के एक विधायक ने कहा कि ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण साहब थे तो ये तो कोई वो गलत काम कर ही नहीं सकते, इस तरीके की। हाँ, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। इस तरीके की कंडीशनिंग होती है हमारी, उस कंडीशनिंग के साथ जाते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए थे वी.आर. कृष्ण अय्यर, उन्होंने एक बहुत मार्के की बात कही थी। वो डिसीजन में भी बोले थे, एक सेमिनार में भी बोले थे, किताब में भी लिखा उन्होंने कहा कि भारत में जुडिशरी में भर्ती करने से पहले हमें जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जा रही है उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करनी चाहिए 2 मामलों में। पहला मामला सेक्युलरिज्म के मामले में, और दूसरा मामला सामाजिक समानता के मामले में। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से निकाल कर ला रहे हैं इन जजेज को, उनके पास उस तरीके की मूरिंग्स नहीं है, उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं है। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि न्यायपालिका में अगर आप किसी बंदे को लेकर आ रहे हैं तो कम से कम उसके दिमाग के जाले तो साफ करके आइए, क्योंकि दिमाग के जाले कंडीशनिंग में जो मिले हुए हमें वो दूसरी तरीके के हैं। ऐसी कुछ नहीं हो रही, बल्कि अब उल्टा हो रहा है। ये बात प्रमाणित हो चुकी है
कि अब जिस तरीके से जुडिशरी में भर्ती की जा रही है, जिस तरीके से जजेज अपने आप को बाकायदा एक राजनीतिक और एक मतलब विचारधारा विशेष का, आरएसएस का वफादार होना साबित कर रहे हैं, तो उसके बाद तो न्यायपालिका अपना पूरा का पूरा वो खो ही देगी धार। इसलिए ये न्यायपालिका का इस्तेमाल भी उसी तरीके की चीजों को लागू करने के लिए किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को उस संविधान पीठ को गठित करने का समय नहीं मिला जिसे इस बात की समीक्षा करनी है कि धारा 370 हटाने की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक थी कि नहीं थी। कितने वर्ष हो गए उसको। सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों को लेकर हम लोग 13 महीने 17 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट को यह सुनवाई करने का मौका नहीं मिला कि वो 3 कानून केंद्र सरकार के बनाने के क्षेत्राधिकार में थे कि नहीं थे। तो ये जिस तरीके से डिले हो रहा है, या नोटबंदी को लेकर अभी ये जो सुगबुगाहट शुरू हुई है, ये भी किसी मुकाम तक पहुंचेगी, ये बात नहीं है। तो न्यायपालिका को बाकायदा जिसको कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल किया जा चुका है और उससे वही काम करवाया जा रहा है जैसा कि इस केस में जीएन साई बाबा मामले में पूरी तरीके से जाहिर हो गया है। जो उन्होंने फैसला दिया है वो एमआर शाह साहब रिटायर होने वाले हैं। हो सकता है कि हम उन्हें किसी आयोग का चेयरमैन बना हुआ पाए या कोई सांसद या किसी और पोस्ट पर बैठा हुआ पाए, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है वो फैसला भारतीय संविधान की भावना के ठीक विपरीत फैसला है। घोषित इमरजेंसी के दौरान भी बहुत सारी चीजों पर पाबंदियां लगी थी। क्या अभी के हालिया दौर को देखें, 2014 के बाद से देखें, तो संविधान को संवैधानिक तरीके से ही खत्म करने की तैयारी चल रही है? आरएसएस के एक बड़े नेता ने अपने बयान में ये कहा था कि हम आरक्षण को खत्म किए बिना ही आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो संविधान को औपचारिक रूप से खत्म किए बिना ही संविधान को खत्म करने की ओर अग्रसर है। संविधान की जितनी भी मूल भावनाएं उनमें से उनकी किसी के प्रति आस्था नहीं है, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो समानता का या समता का सवाल हो। वो इस बात को मानते हैं और बार बार इस बात को बोलते रहते हैं कि हमारा समाज तभी ठीक तरीके से चल सकता है जैसा हमारे पुरखे आज से कुछ हजार साल पहले चलाया करते थे। वो पूरे इस एजेंडे को लेकर आए हैं और इसीलिए आप ये मार्क करेंगे कि उन्होंने इस बीच में 2014 के बाद से उन्होंने देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को हास्यास्पद बनाकर रख दिया। इलेक्शन कमीशन हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा करता है, गुजरात के भी होने हैं। गुजरात के बारे में वो ये बोलता है कि हमने अपनी टीम भेजी हुई है गुजरात का अध्ययन करने के लिए, वो जब टीम लौट कर आएगी तब उसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की तारीख की घोषणा कर दी गई है। वो टीम किसके नेतृत्व में गई है? नरेंद्र मोदी जी की रैलियां होने वाली है वहां पर। तो आजकल वो इस आधार पर फैसला देते हैं कि प्रधानमंत्री की रैलियों का कार्यक्रम क्या है। तो ये तो चुनाव आयोग की बात हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातचीत हम लोग कर ही रहे हैं। एक बहुत बड़ा संस्थान हुआ करता था जो उत्तरदायित्व तय करता था इस देश में, जिसका नाम था कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी। उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही। सीएजी को उन्होंने खत्म कर दिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का उन्होंने मखौल बना के रख दिया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उसके पहले गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में, असम में क्या हुआ। उन्होंने जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया था कि वंचित से वंचित आदमी भी अगर गुस्से में होगा तो कम से कम वोट के अधिकार से हुकूमत को पलट सकता है। अब वो उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि तुम किसी को भी चुन के भेजो, हम 65 करोड़ में, 70 करोड़ में, 100 करोड़ में, 150 करोड़ में उसको खरीद के सरकार अपनी बनाएंगे। तो वो संसदीय लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, न्यायपालिका का उड़ा रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं का और उत्तरदायित्व की जितनी भी परंपराएं उनका भी। पार्लियामेंट में भी आजकल कोई गंभीर बहस नहीं हो रही है। तो एक तरीके से वो उसी राज को लाना चाहते हैं जिसके बारे में उनके नेताओं ने या विचारकों ने, हालांकि विचारक आरएसएस में बहुत कम हुए, वो मुंजे साहब, डॉक्टर मुंजे जब इटली से मुसोलिनी से मिलकर लौट कर आए थे तब उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था कि मैं विचार और संगठन की प्रेरणा मुसोलिनी से लेकर आया हूं। तो विचारक उनके यहाँ शुरू से ही नहीं है, लेकिन उनकी किताबों में जो लिखा है उसके हिसाब से वो लागू करना चाहते हैं। हिंदू पदपातशाही, उस पेशवाशाही के राज को लागू करना चाहते हैं जिसके खिलाफ भीमा कोरेगांव हुआ था और जिसके खिलाफ
ज्योतिबा फुले जैसे बड़े लोग पैदा हुए थे। इसलिए उनके एजेंडे पर ही है, संविधान की परवाह नहीं है। क्या न्यायालय का भगवाकरण हो चुका है? दलित, वंचित, शोषित या संसाधनहीन या कम संसाधन वाले लोगों को अब भारतीय न्यायपालिका से उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, इस देश में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी और आज भी बची है, वो जुडिशरी से बची थी। लोग ये माना करते थे कि इस देश में कम से कम न्यायपालिका एक ऐसी है कि जब सारी जगह से हम थक जाएंगे तो कम से कम जुडिशरी हमारा साथ देगी, जुडिशरी इंसाफ की बात करेगी। वो जो प्रेमचंद की पंच परमेश्वर वाली कहानी है, वो हमारे देश के माइंडसेट को तैयार करती थी कि दोस्ती कितनी भी गाढ़ी हो, लेकिन जब न्याय का फैसला, न्याय का वक्त आएगा तो न्याय किया जाएगा। अगर इस जुडिशरी में से भी विश्वास समाप्त हो गया लोगों का, जिसके लिए इस जुडिशरी में बैठे हुए कुछ लोग बड़ी तीव्रता के साथ प्रयत्न कर रहे हैं, अगर इस न्यायपालिका में भी विश्वास अगर समाप्त हो गया, तो आने वाले भारत की जो कल्पना होगी वो काफी डरावनी होगी। इसलिए जुडिशरी को अपना राजनीतिक घुड़साल में घोड़े के रूप में बांधने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को बुद्धि, विवेक और देश के प्रति चिंतित होते हुए इस बात पर सोचना चाहिए कि अगर न्यायपालिका से भी यकीन लोगों का समाप्त हो गया तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये शिवसेना वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अभी जो आधा फैसला आया है, वो कोई बहुत ज्यादा राहत पैदा करने वाला फैसला नहीं है। इसलिए न्यायपालिका को भगवाकरण कहना उस तरीके से ठीक नहीं है। एक्चुअली ये जो एक सरलीकरण है, हम लोग आमतौर से उसको चुन लेते हैं और आजकल ये प्रचलन में भी आ गया है। आपने कोई खास बात नहीं की, सेफ्रनाइजेशन की बात करते हैं, ये असल में फासिस्टीकरण है। ये उससे ज्यादा गंभीर बात है। ये मैं इस बात को एक बार फिर दोहराने की हद तक कह रहा हूं कि इनका वो तथाकथित हिंदू की जिसके ये प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, उसकी परंपराओं के प्रतिनिधि नहीं है ये, उसका विलोम है ये, उसका विलोम है। और इनकी एक ही समरूपता है, और वो समरूपता या तो इटली में फासिस्ट पार्टी के रूप में मिलती है या जर्मनी में नाजी पार्टी के रूप में मिलती है। इसलिए इसको भगवाकरण तक सीमित करना ठीक नहीं है, ये फासिस्टीकरण करना चाहते हैं। तो आखिर संगीत सोम के मामलों को देख लिया जाए, जैसे जीएन साई बाबा के मामले में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करती है कि दिमाग ही जो है सारी झगड़े की जड़ है। तो संगीत सोम के मामले में देखा जाए, जब वहां पर अखलाक अहमद की हत्या की गई थी गोकशी के मामले में, उन्होंने वहां वो उस जगह गए, वहां पर धारा 144 का उल्लंघन किया, सजा याफ्ता हुई। कोर्ट ने उन्हें सजा दी मात्र 800 रुपए। और क्या वहां पर जो है ये दिमागी शैतानियों का, या अभी हाल की बात करें तो हेट स्पीच के मामले में भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मस्जिदों में जाते हैं, मुस्लिम प्रतिनिधियों से मिलते हैं, वहां कहते हैं भाईचारा बढ़ाने की जरूरत है, और दूसरी ओर धर्म संसद होता है, वहां कहा जाता है गले काटो, उनका आर्थिक विरोध करो। तो दो तरफ की बातें यहाँ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मौन क्यों हो जाती है? देखिए, अपन लोग इस लाइन पर बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट असल में एक एजेंडे पर काम कर रही है, और ये जो नीचे वाला कोर्ट है जिसने 800 रुपए का जुर्माना किया, उसी के साथ एक और फैसला आया था जिसमें वो एमएलए और एमपीस के लिए जो अलग न्यायालय बन गए हैं। ऐसे ही एक मामले में उत्तर प्रदेश के एक विधायक को 2 वर्ष की सजा घोषित हुई और तत्काल उनको रिलीज कर दिया गया अपील करने के लिए। ये जो फैसले हो रहे हैं, जैसे गुजरात के दंगों के फैसले ले लीजिए आप। गुजरात के दंगों के मामले में बहुत ही मुश्किल से जिनके पीछे पड़े लोग बाग उन फैसलों को करवा पाए, वो भी कभी मुंबई में सुनवाई हुई, कभी नासिक में हुई। उसी तरीके से ये जो तीस्ता जी के साथ हुआ, श्री कुमार जी के साथ हुआ, कि वो लोग क्या कर रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे न्याय पाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट एक आश्चर्यजनक टिप्पणी करता है कि अब मामले बहुत पुराने हो चुके हैं, भारत में इस तरीके का कानून नहीं है। फ्रांस में ये कानून है कि अगर घटना 20 साल पुरानी हो गई है तो भले चाहे मर्डर की हो, उस मामले में कोई सुनवाई या कार्रवाई नहीं होगी। 2-4 और देशों में है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये टिप्पणी भी करता है, और सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल एक्शन लेता है, निर्देश देता है कि आरबी श्री कुमार और तीस्ता जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तो वो दरअसल बाइस्ड है, पूर्वाग्रही है। उनके दिमाग में ये बात स्पष्ट है, और जो मैंने कहा था मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियंस है, ये सारे भारत के लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। और दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में भारत के 90% लोगों का विश्वास इस बात में खत्म हो गया है कि ये सारे भारत के लोगों का न्यायालय है, सारे भारत के लोगों का सर्वोच्च न्यायालय है। चाहे वो मुसलमान अल्पसंख्यक हो, चाहे वो ईसाई अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो जेएनयू के मामले हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर पर किए जाने वाले हमले हो, चाहे वो इवन सुप्रीम कोर्ट भी जब एक दो बार कुछ लाइन से हटकर कुछ बोल गया है, तो यही आईटी सेल थी, यही आरएसएस के लोग थे जिन्होंने उसको सुप्रीम कोर्टा तक कहा, लेकिन उसका कोई संज्ञान उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो एक खास तरीके के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये चिंताजनक है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जुडिशरी को घुड़साल में बांधने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये थे बादल सरोज साहब। इन्होंने बड़े तफसील से समझाया कि अभी देश में चल क्या रहा है। ये बीजेपी का राज्य नहीं, आरएसएस का राज्य चल रहा है, और न्यायपालिका को जो है, खास करके सत्ता शासित लोग जो हैं, घुड़साल में बांधने की तैयारी कर रहे हैं। न्यायपालिका को भी अपने पर एक बार गौर करना चाहिए। न्याय मिले, सबको न्याय मिले, और समाज के सबसे निचले हिस्से तक, निचले पायदान तक, चाहे वो उसके पास संसाधन हो या ना हो, उनको भी न्याय पाने का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवहार में ये दिखाना होगा कि न्याय किया नहीं जा रहा है, न्याय हो भी रहा है और वो दिख भी रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों की न्यायपालिका से विश्वास का उठना लाजमी है, और ऐसी परिस्थिति में भारत का भविष्य की कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे के साथ, दूसरी बातचीत में, दूसरी बहस में, दूसरी चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। सरोज बादल साहब से भी इजाजत लूंगा। धन्यवाद सर, शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया हम लोगों को। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।